नमस्कार दोस्तों। 2020 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित सनातनी और कट्टर हिंदू दंगे फसाद करवा रहे थे। दिल्ली में दंगे हो रहे थे और तमाम सारे लोग पीड़ित थे। तमाम सारे परिवारों की महिलाएं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास गई, बोली हमारे यहां ये हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इतनी बुरी हालत है, हमारी मदद कीजिए, कुछ तो करिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है जी, मैं मदद नहीं कर सकता हूं जी। महिलाएं संदीप दीक्षित के पास गई, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पूर्व सांसद, और संदीप दीक्षित से बोली। संदीप दीक्षित ने कहा वैसे तो मैं विपक्ष में हूं, लेकिन आपको खाली नहीं जाने दूंगा, मैं चलता हूं। और वो उनके साथ क्षेत्र में भी गए, पुलिस स्टेशन भी गए, पुलिस अफसरों से भी बात की और गृह मंत्रालय में भी बात की। उस समय दिल्ली सरकार के होम एंड जस्टिस के सेक्रेटरी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सत्यगोपाल, उनसे उन्होंने बात की। चीफ सेक्रेटरी थे विजय देव, उनसे बात की। और अजय भल्ला जो उस समय गृह सचिव थे, उनसे बात की और कहा इस पर तत्काल कार्रवाई कीजिए। बहरहाल संदीप दीक्षित जो कर सकते थे उन्होंने किया, कुछ मदद मिली, कुछ नहीं मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कम से कम उन्होंने बहाना नहीं बनाया। कहा करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कायर होते हैं वो बहाना बनाते हैं, जो बहादुर होते हैं वो रास्ता निकालते हैं। और संदीप दीक्षित ने रास्ता निकाला उस विषम परिस्थिति में जब न केंद्र में न राज्य में उनकी कहीं सरकार नहीं। सोचिए यह व्यक्ति होता है। आज इस देश के तमाम सारे वामपंथी पत्रकार भी और तथाकथित लोग भी, एक्टिविस्ट भी, और तमाम समाजवादी और वो दल जो दल कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस मुक्त भारत के लिए बने थे, और वो दल जो कांग्रेस से गद्दारी करके बने, वो दल आज कह रहे हैं कांग्रेस दिल्ली में चुनाव न लड़े, वो अरविंद केजरीवाल का विरोध ना करे, वो सच ना बोले, वो जनता की बात ना करे, वो सिर्फ उन्हीं के झूठ को हां में हां मिलाए। और इस तरह से करके वो कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं कटघरे में कि वो आखिर चुनाव क्यों लड़ रही। जब कांग्रेस के खिलाफ कोई दल लड़ता है तो वही वो कहते हैं कि वो राजनीतिक दल है, चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या करेगा। लेकिन यहां वो ये कह रहे हैं। तब आता है, याद कर लीजिए 2022 में ही जब देश में किसान आंदोलन था और किसानों के ऊपर अत्याचार हुए थे, कांग्रेस उसकी आवाज बनी थी, कांग्रेस उनके लिए खड़ी हुई थी, लड़ी थी। खुद राहुल गांधी ने उस आंदोलन की अगुवाई पंजाब में की थी। पंजाब से हरियाणा तक ट्रैक्टर चला करके वो उनके समर्थन में आए थे। उन्होंने संसद तक ट्रैक्टर चलाया था, समर्थन में आए थे। उनकी पार्टी के तमाम सारे सांसद गए थे। तब कांग्रेस को भले ही किसी ने वोट दिया हो या न दिया हो, लेकिन कांग्रेस लड़ी थी उनके लिए। और किसानों की वह लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस तो जो कर रही थी। आम आदमी पार्टी तो कुछ नहीं कर रही थी। आम आदमी पार्टी उनमें वोट बैंक तलाश रही थी। और अब जब पिछले 11 महीने से डल्लेवाल
और उनके साथ तमाम सारे किसान बैठे हुए हैं खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे, और वो इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री उनके पास आएगा, उनसे बात करेगा। केंद्र के मंत्रियों को और केंद्र के प्रधानमंत्री को वो कहेंगे कि आप इन पर सुनिए, बात कीजिए। तो यहां का मुख्यमंत्री उस साल भर में वक्त नहीं निकाल पाया एक बार भी आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री भगवंत मान कि उनके पास चला जाए, उनके दर्द को सुन ले और जो समाधान, जो चीजें कर सकता है वो करने का आश्वासन दे दे। और 45 दिन से अधिक हो चुके हैं, 46वां दिन है जब जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पर हैं। वो बुरी हालत हो गई है, बावजूद सुध नहीं है। नरेंद्र मोदी तो तानाशाह है, उनके तो सुध होगी ही नहीं, उनके मंत्रियों में भी ये नहीं है। अब आप सोच लीजिए, जब किसी में कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, तब भी किसी को होश नहीं है। जब यह स्थिति होती है तो निश्चित रूप से यह लगता है कि आप देखिए किस तरीके से इसे वो किया जा रहा है। एक किसान ने इसी गम में आकर आत्महत्या कर ली, मौत के मुंह में चले गया। कोई सुनने वाला नहीं है, ना केजरीवाल को सुध है, ना भगवंत मान को सुध है, ना ही किसी और को सुध है। कांग्रेस के नेता जरूर गए, प्रदेश अध्यक्ष भी गए पंजाब के, और जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी गए। उसके अलावा तमाम सांसद गए, राहुल गांधी से फोन पर भी बात कराई। लेकिन बात तो तब बनेगी जब सत्ता का कोई जाएगा, वो नहीं जा रहा है। यह स्थिति है। इसके बाद कहते हैं कांग्रेस लड़ाई ना लड़े। कांग्रेस को जो कहते हैं लड़ाई ना लड़े, वो कौन है? तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की, वही जिसके बारे में एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक लेख छपा था कि वो एक कहती है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के पूरे अभियान का हिस्सा थी, वो ममता बनर्जी एक है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो कांग्रेस से धोखा करा था उन्होंने, और उस धोखे के कारण वो गई थी और फिर एनडीए की सरकार में मिनिस्टर रही थी। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें भी मिनिस्टर रही। तो आप यह समझिए, उधर वो समाजवादी पार्टी जिसका जन्म ही आरएसएस प्रायोजित उस जेपी आंदोलन से हुआ था, और जो वहां से चली जनता पार्टी में जिस तरीके से विलय हुआ सभी का, और वो एक होकर के आरएसएस के साथ मिलकर के लड़े, वहां से शुरुआत होती है। और 1989 में जब जनता दल था तो भाजपा के ही सहयोग से था सत्ता में, और तब भी वो साथ थे। यदि ये मंदिर वाला मसला ना होता तो उस स्थिति में उन्हें तो भाजपा के ही सहयोग से सरकार में थे। तो आप ये समझ सकते हैं, यह भी वही है। इसी तरह शरद पवार की बात कर लीजिए। शरद पवार भी वही हैं जो कांग्रेस को धोखा दे करके गए थे और जाकर के खड़े हो गए थे, कांग्रेस की सरकार गिराई थी मुख्यमंत्री बनने के लिए, फिर अलग पार्टी भी बनाई कांग्रेस से जाके। उधर देखिए उद्धव ठाकरे, वही शिवसेना है जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी थी, और यह वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी थी। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे ममता की तरह से, और मनमोहन सिंह सरकार में भी। इसी तरीके से तमाम वो दल है, और आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही आरएसएस से हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं, इसके बाद ये सब कह रहे हैं कांग्रेस ना लड़े। कांग्रेस जब लोकसभा में उनको साथ लेके चल रही थी तो उन्होंने कहा नहीं, दिल्ली में तो लड़ेंगे, पंजाब में नहीं लड़ेंगे। तब वहां पिक एंड चूज कर रहे थे,
तब कोई कुछ नहीं कह रहा था उनसे, लेकिन अब कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए, इन्हीं को करने दीजिए। क्यों? कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है, पहली भारत की कोई राजनीतिक पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में उस कांग्रेस से यह कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस लड़ रही है किसी और बात पे नहीं, जनता के उन्हीं मुद्दों पर जिन मुद्दों की जरूरत है दिल्ली में। वो किसान की बात कर रही है, वो महिला की भी बात कर रही है, वो युवा की भी बात कर रही है, और वो सेहत की भी बात कर रही है, वो स्कूलों की भी बात कर रही है। उसी से तो तकलीफ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने रूप बदल लिए। वो जो कभी गांधी की फोटो लेके आंदोलन कर रहे थे, फिर जब सत्ता में आए तो भगत सिंह की फोटो लगा ली, फिर वोट पाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगा दी, और उसके बाद में फिर अब सनातनी बन गए। तो ये वही है जिन्होंने अपने उस मंत्री को निकाल दिया, गौतम को, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब की उन 22 प्रतिज्ञाओं को दिलवा रहे थे, तो उन्हें निकाल देते हैं। इससे आप समझ सकते हैं। तो वो अरविंद केजरीवाल अब चाहते हैं कि कांग्रेस ना लड़े, कांग्रेस खत्म हो जाए। वो सबकी बात करते हैं, लेकिन वो उन समस्याओं की बात नहीं करते जो दिल्ली की जनता फेस कर रही है, और कांग्रेस उन्हीं को लेकर लड़ रही है। स्वाभाविक सी बात है, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, और वही वजह है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने को पूरी तरीके से तैयार है और लड़ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस देश की जनता को ठगा था, और कैसे ड्रामे किए थे ये उन्हीं की इंटरनल बातचीत में कि एक वीडियो के लीक होने से सामने आ गया था। तो आप वह भी देख लीजिए। झाड़ू पे बटन दबाना, बटन सूची और पढ़ना है इसमें, कलावल नगर से कपिल मिश्रा है, उत्तराबाद से कपिल दामा। यार क्या बात है या तुम लोग फिलोसफी में, अब उसमें लिख दिया इस बार चले कि झाड़ू, किसी को समझ ही नहीं आ रहा, उसमें लिखते भी झाड़ू पे बटन दबाओ, समझ में आता। मैं बार बार कह रहा था, वो उसमें लिख दिया आपने सारे ऑटो के पीछे, इस बार चलेगी झाड़ू। गंभीर नहीं हो आंदोलन को लेके, हमें गंभीर बना के खुद मजे ले रहे हो तुम। हम अच्छे खासे अपने काम धंधे में लगे हुए थे। ये ना बंदे में ये कुछ काम जल्दी करो, अब इस लड़ाई को अंजाम तक। अरे यार तो बहुत ही सारे बदमाश हैं। आप लोग उधर देखो, देखो आपका एडिटिंग का काम है। अरे आप कान से मत देखो, आगे देखो। जोर से बोलना है ना। भूखा भी तो हूं मैं। यह भी देख लीजिए कि कैसे झूठ बोला है हर बात पर अरविंद केजरीवाल ने, चाहे दिल्ली में मेट्रो को लेके हो, चाहे दिल्ली के और दूसरे मुद्दे रहे हो। मेरे से पहले दिल्ली मेट्रो 200 किलोमीटर बनी है, मैंने 450 किलोमीटर बनाई। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। तो इसको लेकर के सारी बातें सामने आ जाती हैं। जब ये सामने आती हैं तो निश्चित रूप से इन्हें डर लगता है। जब अलका लांबा से इस बारे में बात की जाती है तो वो इनका खुलासा कर देती हैं। वो आम आदमी पार्टी में गई थी, वापस लौटी। 13 में शपथ ली, 49 दिन में रही, 15 में शपथ ली, 20 में शपथ ली,
मुख्यमंत्री रहे 10 साल से ऊपर, कितने पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को? एक भी पत्र दिखा दीजिए। चुनावों की घोषणा के बाद जाट का वोट कैसे आए, गुर्जर का कैसे आए, पंजाबी सिख का कैसे आए, ब्राह्मणों का कैसे आए, गुरुद्वारों के पंथियों का कैसे आए, एक टाइम पर सोचते थे कि मस्जिदों के इमामों का कैसे आए। हाँ, मंदिरों के बाहर जाके, गुरुद्वारों के पास जाके, चुनावों के बीच में धर्म को बीच ला के आप ये घोषणाएं करके, ये वही अरविंद केजरीवाल है ना, व्यवस्था बदलने, राजनीति बदलने आए थे, जन लोकपाल स्वराज का नारा लेकर आए थे। कहाँ है वो सब? अरविंद केजरीवाल के सर पे वो टोपी क्यों नहीं है जो रामलीला मैदान में लगी रहती थी? सफेद टोपी लगवा के दिखा दीजिए, उनके सर पर लगा के दिखा दीजिए, चेहरा बेनकाब हो जाएगा। सफेद टोपी, एक तरफ स्वराज का नारा, एक तरफ जन लोकपाल का नारा। आज दोनों नारे हैं कहीं पर, और इनकी सच्चाई जानते हैं। इसी तरीके से संदीप दीक्षित इनके तमाम झूठ का खुलासा कर देते हैं। सर, ऐसा है, कुछ भी अरविंद केजरीवाल कहें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने कांग्रेस को बदनाम किया था, कांग्रेस के खिलाफ तीखे हमले किया। तो मुझे याद नहीं है 2012-13 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी शब्द कहा हो, न अपने कैंपेन में न उसके बाद। और ये आम आदमी पार्टी का अगर आप देखेंगे चरित्र और चाल, जितने चुनाव में ये लोग गए हैं केवल और केवल कांग्रेस को हराने गए। इसलिए जब इन पर ये आरोप लगता है और पता चलता है कि ये एक तो ये हार रहे हैं, दूसरा ये आरोप कि ये भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। क्योंकि आम जन में अगर आप बात करेंगे, खासकर दिल्ली के बाहर अगर आप किसी आम जन से बात करेंगे, तो ये स्पष्ट बात कहता है कि ये सिर्फ जो है वहां कांग्रेस को हराने आती है। एक और मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, अगर आपको इतना परहेज है भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से, तो आरएसएस को पत्र आपने क्यों लिखा? कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को पत्र नहीं लिखता है। जिस गुहार से आपने पत्र लिखा था, यह माना जाता है कि एक तरीके से अपने पेट्रन को या अपने जो व्यक्ति आपका ध्यान रखता है उसको आप पत्र लिखते हैं। इनका आरएसएस से क्या संबंध है, क्या नहीं है, ये तो सब जग जाहिर है। तो यह सत्य है। उधर नरेंद्र मोदी वे ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं कि हम लोकतंत्र ही हमारी जीवन शैली। तो लोकतंत्र उनका क्या है? उनका लोकतंत्र तो जॉम्बी बनाने का है, नफरत फैलाने का है, और उसका अब असर उन्हीं की पार्टी पर पड़ने लगा है। उन्हीं के पार्टी के इंदौर में एक पार्षद कमलेश कालरा के घर में दूसरे भाजपा के पार्षद जीतू यादव के लोग घुस जाते हैं, उनकी पत्नी को बेइज्जत करते हैं, उनकी मां को बेइज्जत करते हैं, मासी को बेइज्जत करते हैं, और उनके बेटे को, जवान बेटे को सबके सामने नंगा कर देते हैं, एक एक कपड़े उतरवा देते हैं और वीडियो और इसके बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिलता है। तो यही है वो मॉडल कि जब आग लगेगी तो राहत इंदौरी साहब की कविता। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इन्होंने अब यह किया है जिसका असर अब इनके घरों में भी होने लगा है। इसलिए सावधान हो जाइए, असली लोकतंत्र को पहचानिए, क्योंकि यह लड़ाई पूरे देश में राहुल गांधी जैसा कहते हैं कि दो चीज, एक तरफ संविधान है, एक तरफ मनु संहिता है। संविधान को थामे हुए राहुल गांधी और कांग्रेस है, वास्तव में थामे हुए क्योंकि उसने ही बनाया है। और एक तरफ मनु संहिता है जिसको मानने वाले ये सब है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी और भाजपा हो, आरएसएस हो, या उसके प्रभाव से उससे जन्मे ये तमाम सारे दल हो। तो यह है आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अडानी अपना खेल कर रहा है। यही वजह है कि अब अडानी के यहां इस्कॉन के चीफ मिलने जाते हैं, अब उसको प्रधानमंत्री से ज्यादा महत्व है, क्योंकि वहीं से सरकार चल रही है, और जो कांग्रेस को खत्म करने का काम करेगा, अडानी का पैसा वहीं जाएगा। यह पूरी नीति है, और इसलिए ये सारे दल चाहते हैं कि कांग्रेस ना लड़े। वो तमाम पत्रकार, वो तमाम सारे मीडिया, वो तमाम सारे कथित एक्टिविस्ट
इसलिए एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उनको भी मदद मिलती है वहीं कहीं से। तो यह खेल है, समझ लीजिए। जय